इस वाले में फर्स्ट जैसे बोला गया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल. Now each orbit is associated we are saying is associated with fixed amount of energy. With fixed amount of energy. और वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी की जब बात आ रही है तो कितना वैल्यू है उसका, उसको देखते हैं. दैट इज हियर En is equal to minus 2 pi square Me4. यहाँ Z स्क्वायर हाइड्रोजन के रहता तो ये 1 हो जाता है. माइनस 2 पाई स्क्वायर Me4 Z स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर बोला गया ये वैल्यू. और इसका आपको हम बता चुके हैं कि वाई इट इज एक्सप्रेस इन नेगेटिव. नेगेटिव में इसलिए एक्सप्रेस किया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन, यदि हम इमेजिन करें कोई भी चीज कि इंफिनिटी पर प्रेजेंट है एंड इफ इट इज कमिंग क्लोजर टू द ऑर्बिट, यदि वो ऑर्बिट के क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, ये आपका न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस के एटमॉस्फेयर, ऑर्बिट मतलब एटमॉस्फेयर की तरह तुम सोचो, जितना दूर तक इसका इस पॉजिटिव चार्ज का इम्पैक्ट रहे, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ग्रेविटी का इम्पैक्ट रहता है वैसे ही पॉजिटिव चार्ज का इम्पैक्ट होगा, उतनी दूर तक उसका ऑर्बिट होगा. उसके ऑर्बिट के बियॉन्ड उसको कहा जाता है एनर्जी ऑफ एट इंफिनिटी विच इज अज्यूम्ड एज जीरो. सोचा गया कि जब इंफिनिटी में जीरो होता है एंड यही इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट के अंदर आता है सो एंड यहाँ पे स्पिन करता रहता है, तो व्हेन इट इज इन द ऑर्बिट एंड इट्स रिवॉल्विंग, तो उस केस में अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि अचानक से इसके ऊपर न्यूक्लियर पुल होगा, और अपने आप को बचाने के लिए ये एनर्जी बाहर रिलीज करता है. बाहर की तरफ जो एनर्जी रिलीज करेगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, लेकिन इसके साथ जो बच जाता है एनर्जी, दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. एनर्जी लेफ्ट विद दिस ऑर्बिट रिमेन्स इन नेगेटिव. तो एनर्जी जो भी बचा हुआ आपको दिखेगा दैट इज एक्सप्रेस्ड इन नेगेटिव. और इलेक्ट्रॉन्स को जितना हम नजदीक इमेजिन करेंगे, जितने नजदीक आ रहे हैं, सपोज वी इमेजिन इलेक्ट्रॉन्स नियर द न्यूक्लियस, यहाँ इमेजिन करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा. सपोज करो हम यदि आपको इस फॉर्मूला के तहत ये बताते हैं कि E1 इज इक्वल टू, यानी पहला ऑर्बिट पर एनर्जी है -1312, ठीक है, ये वैल्यू हम उठा रहे हैं, किलोजूल पर मोल डिवाइडेड बाय 1. E2 is equal to -1312 divided by 4 kilojoule per mole. E3 is -13 divided by 9 kilojoule per mole. इस तरह से जो हमको वैल्यू नजर आ रहा है, E3 हो गया, E4 हो गया, तो यहाँ के केस में दिस इज 16 किलोजूल पर मोल. तो ये आपका बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है उस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी बची हुई है. ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट में कितना एनर्जी बचा हुआ है, -1312. सेकेंड ऑर्बिट में कितना बचा हुआ है, -1312/4. तुम्हारे से हम ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको बताओ कि कोई इलेक्ट्रॉन यदि फर्स्ट ऑर्बिट में है तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है. इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट देन हाउ मच एनर्जी इट रिलीजेस ओवर देयर. How much energy releases in the first orbit? Energy released in the first orbit. आप बोलिएगा 1312 किलोजूल इतना रिलीज हुआ. 1312 किलोजूल पर मोल रिलीज होगा, लेकिन बचेगा कितना, रिलीज हो गया. जैसे हम लोग कहते हैं ना बचा हुआ, जब तुमसे हम पूछते हैं ना, हाँ, जब भी तुम्हारे से हम पूछते हैं कि हाउ मच लेफ्ट, इसका मतलब है कि वही चीज, मतलब हम थक गए, अब मेरे पास कितना बचा. नहीं बोलते हो कि वाकई हम कितना थक गए, मेरे अंदर तो एनर्जी ही नहीं है. तो यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पर एनर्जी कितना लेफ्ट इसके पास बचा हुआ दिखेगा, -1312 किलोजूल पर मोल. इस लैंग्वेज में समझो, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल आपको परेशान करेगा, आपको लैंग्वेज यदि नहीं समझना चाहोगे तो. एनर्जी रिलीज आपका हर समय पॉजिटिव वैल्यू होगा, और जितना सोचने का डर रहा है उसको भी एक्सपेंशन दीजिएगा, आपको पूरे साइंस के कॉन्सेप्ट अंदर घुसेंगे. ठीक है, तब अच्छे से उसमें एंट्री मारेगा. सो लेफ्ट इज दिस मच. तो आपको हमने बोला था कि आज भी बोल रहे हैं फिर से
ये जरूरत हमको पड़ेगी। E1 से लेकर के E1, E2, E3 से लेकर के आप E7 का वैल्यू इन किलो जूल पर मोल फिक्स करके रखो, एकदम से पूरा फिक्स करते हुए रखिएगा। और हम आपको लिखाए हुए ही कि जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है सबसे कम है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है एनर्जी बढ़ता चला जाता है, यानी कि 7th का ऑर्बिट का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे एनर्जी रिलीज कम होता है। ये चीज हो गया। इसके बाद हम लोगों ने यूज किया था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स क्वांटाइज्ड, एनर्जी रिमेन्स क्वांटाइज्ड। यदि याद होगा तो तुम लोगों को हमने बोला था ये वर्ड, क्यों क्वांटाइज्ड वर्ड हमने यूज किया था, क्योंकि हर ऑर्बिट के साथ वो एक सर्टेन वैल्यू के साथ चेंज हो रहा है। जैसे पहले वाले का -1312 है तो दूसरे वाले का -1312 डिवाइडेड बाय 4 है, तो 1312 कांस्टेंट वैल्यू के साथ चेंज होता है। सो एनर्जी रिमेन्स क्वांटाइज्ड। थर्ड वन, angular momentum remains quantized. Angular momentum remains quantized. तो इस चीज को हर समय ध्यान दोगे। Angular momentum remains quantized मीन क्या करता है? Remains quantized stands for what? This indicates what? कि आपका वैल्यू एंगुलर मोमेंटम भी कैसे चेंज हो रहा है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? mvr is angular momentum, it changes with, ठीक है, इस वैल्यू के साथ चेंज होगा। मींस दिस इज एंगुलर मोमेंटम and it's going to be nh2 pi. This is your angular momentum. For first orbit it's going to be 1h by 2 pi, for second orbit it's going to be 2h by 2 pi, third orbit तो ये भी h by 2 pi से चेंज हो रहा है। So this is called, for this we say quantization, ठीक है। और जान लो कि हर एक ऑर्बिट का हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं आराम से। इसके बाद तीसरी बात जो आपको बताएंगे, ये थर्ड पॉइंट था हमारा। फोर्थ पॉइंट क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, ये रेडियस, थर्ड ऑर्बिट, ये कितना होगा? इज इक्वल टू 0.529 n square by z आर्मस्ट्रॉन्ग, ये वैल्यू है। फिर n क्या है? n इज वंस अगेन ऑर्बिट नंबर। यदि आप फर्स्ट ऑर्बिट का ये डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट r1 इज इक्वल टू 0.529, 1 यहाँ पर होगा, डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर, आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो 1 होगा। आर्मस्ट्रॉन्ग मीन्स 10 to the power -10 मीटर, ये ध्यान रखना, नहीं तो ऐसे ही पढ़ा जाता है। R2 एक मिनट से देखिए। R2 is 0.529 इंटू 2 स्क्वायर की बात करेंगे। सेकेंड ऑर्बिट, यदि ये डिस्टेंस पे आप जा रहे हो, दिस इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, R3 0.529 हैंग कर जा रहे हैं। तुम लोग देख पा रहे हो ठीक से? इंटरनेट हैंग भी कर रहा है क्या? हाँ, ये तो नहीं कर रहा है। क्लियर है ना सभी को? 0.529 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर
जी, हाइड्रोजन के लिए ये नीचे आपका 1 ही रहेगा, आप अकॉर्डिंगली चेंज करते जाओगे, देख लो ये डिस्टेंस से। तो ये जो भी एटॉमिक नंबर रहेगा, सपोज हीलियम की बात कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली एटॉमिक नंबर विल चेंज, ये बात को ध्यान देनी है। सही है। अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट था ये। रेडियस जानते हो, निकल जाने के बाद सपोज करो कि तुम लोग एक वर्ड सुने हो, वैलेंस शेल। हैव यू हर्ड दिस वर्ड, वैलेंस शेल? Yes, ma'am. वैलेंस शेल क्या मीन करता है कि यदि आपका एटम आखिरी शेल यदि थर्ड है, n इज इक्वल टू 3, यस, यदि आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, if it is present in third orbit, so what happens and you get to know that this is a valence shell. मालूम है क्या कर सकते हो आप, यहां से रेडियस निकाल लिया, और रेडियस यदि निकल जाता है जिस समय, रेडियस इस फॉर्मूले से निकाल लिया, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एटम कैन बी डिटरमाइन। वॉल्यूम मतलब एटॉमिक साइज कैन बी डिटरमाइन। एटॉमिक साइज बाय यूजिंग विच फॉर्मूला? इस वाले केस में इस समय तो चलो एटम आपका सर्कल माना गया था इस समय, लेकिन आज के डेट में एटम को स्फेरिकल माना जाता है, जिसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर निकल जाने से आराम से 4/3 पाई आर क्यूब से निकाल सकते हैं, सो दैट विल बी गिविंग वॉल्यूम हियर। तो हम लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज रेडियस हियर एंड दिस वन इज वॉल्यूम विच इज डिटरमाइंड। 4/3 पाई आर क्यूब करते हुए वॉल्यूम निकाला जाएगा, एंड ये वॉल्यूम निकल जाने से बेसिकली एटॉमिक साइज और साइज कैन बी डिटरमाइंड। सो दिस इज बेसिक फैक्ट हियर कि आप रेडियस पता कर सकते हो, वो साइंटिस्ट ने हम लोगों को बताया। इसके बाद नंबर 5, अब एक चीज समझना यहाँ फिर से, हम लोगों ने बोला कि दिस इज योर फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 3, ये रहा आपका फिफ्थ ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 5। बोर्ड साइंटिस्ट का कहना था कि जब वो अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो गलती से भी वो किसी और ऑर्बिट में अपने मन से नहीं जाएगा। इफ इट इज मूविंग इन इट्स ओन ऑर्बिट, यदि ये अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ये कल हम आपको बता रहे थे पिछले क्लास में कि दिस इज अ रेलवे ट्रैक फॉर इट। ये उसके लिए रेलवे ट्रैक है जिसपे इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। इसके बाद आपका ये दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, चौथा ऑर्बिट है। ये लोग यहाँ का इलेक्ट्रॉन अपने मन से दूसरे पे नहीं जाएगा, तीसरे पे नहीं जाएगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटीज है कि सपोज करो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है इस डिस्टेंस पर, जिसकी एनर्जी आपकी -1312 है, ठीक है, और रेडियस आपका 0.529 एंगस्ट्रॉम है इसका, ठीक है। इसको हम हीट किए, वी आर गोइंग टू हीट दिस एटम। तो ऐसा हो सकता है, ये बोर्ड्स का कहना है कि दिस इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, ये एनर्जी गेन कर सकता है, और फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं रह करके वो अपना, उसमें कहते हैं ना कि किसी किसी को एनर्जी मिल गया इतना ज्यादा इसको बूस्टअप हो गया कि इसको लगता है कि अब हम फर्स्ट ऑर्बिट इतने नजदीक नहीं रहेंगे, जैसे नहीं कहते छुट्टा मिल गया, न्यूक्लियस से उसको दूर भागने का मौका मिल गया, तो ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्ट्स मूविंग इन द थर्ड ऑर्बिट। ये इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट में था, अब वो थर्ड ऑर्बिट में घूमने लगा। कैसे घूमने लगा थर्ड ऑर्बिट में? उसका अपना बेसिक इंस्टिंक्ट था फर्स्ट में घूमने का। कैसे घूमने लगा थर्ड ऑर्बिट में? क्योंकि उसको बाहर से एनर्जी दी गई है। When energy is provided to this atom, electron can jump to third orbit. ठीक है, जब बाहर से एनर्जी मिलेगा, ये बोर्ड साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने जिस रेलवे ट्रैक पे था तो वैसे था, घूम रहा था, लेकिन यदि उसको एनर्जी बाहर से मिल जाए तो ये कूद करके दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है। डिपेंड करता है कि उसको एनर्जी किसके लायक मिला है। इट कैन गो टू थर्ड ऑर्बिट, इट कैन गो टू फिफ्थ ऑर्बिट। आप इसका मन करे तो ये फिफ्थ ऑर्बिट में चला जाए, ये अचानक से बोले कि हम फर्स्ट ऑर्बिट के लायक नहीं है, हमारे फिफ्थ ऑर्बिट में हम जा सकते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या मिलना चाहिए, कहां कब हो जाएगा, ऐसा करेगा जब उसको बाहर से सपोर्ट मिलेगा। बाहर से एनर्जी मिला तो इट स्टार्टेड डांसिंग एट थर्ड और फिफ्थ, या जिसकी हैसियत से उसको मिला, उसको जिस हैसियत से मिला एनर्जी, वो उस हैसियत से वहां पर चला गया।
दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट. इसको किस नाम से जाना गया? एक्साइटेड स्टेट. What is exactly excited state? Electron jumps from its lower energy state. इसको कहते हैं excited state. इसको कहते हैं इसको ground state और low energy state. Ground state. Ground state का मतलब है कि जो उसके लिए जगह असाइन किया गया था पहले से गॉड गिफ्टेड वे में, लेकिन जब बाहर से उसको एनर्जी मिला तो इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स थर्ड ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट. This is reported as excited state. If electron is moving here, it is called excited state. ठीक है. नाउ इन एक्साइटेड स्टेट ये जान लो, एक्साइटेड स्टेट मतलब उसका ओरिजिन नहीं है, उच्छृंखल जैसे नहीं हो जाते हैं, वही चीज होगा. एक्साइटेड स्टेट के बाद विद इन 10 to the power minus 11 seconds या से लेके 10 power minus 13 seconds में इलेक्ट्रॉन विल जंप बैक. इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक. इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक. ठीक है. फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट कहीं भी जा सकता है, लेकिन ये कूदेगा. ये जो कूद जहां गया हुआ था ना, वहां से वो नीचे गिर जाएगा. तो बोलना हम क्या चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के साथ चांसेस हैं कि आफ्टर गेनिंग एनर्जी इट कैन गो इन एक्साइटेड स्टेट. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एक्साइटेड स्टेट? जो उसका अपना नहीं है, जो उसका अपना ओरिजिन नहीं है, वो उसको उतना बाहर से सपोर्ट मिला, इट वेंट टू एक्साइटेड स्टेट. लेकिन यहाँ बड़ी अच्छी चीज है कि एक्साइटेड स्टेट में मुश्किल से कितनी देर रहेगा? It's going to sustain there for 10 to the power minus 11 to 10 power minus 13 seconds. It comes back. And जब ये वापस आने लगेगा, ये जान लो जरा सा कि सपोज करो कि फिफ्थ पे गया हुआ है. जब ये फिफ्थ वापस आना शुरू करेगा तो वापस आने वक्त दिस इज गोइंग टू रिलीज एनर्जी. ये यदि वापस आ रहे हैं फर्स्ट पे और ये फिफ्थ से था, तो ये यहां गिर के आ रहा है, इट्स गोइंग टू रिलीज एनर्जी आउटसाइड. ये बाहर की तरफ एनर्जी रिलीज करेगा. एनर्जी रिलीज क्योंकि इसका दिमाग चढ़ा हुआ था, ये 5वें शेल पे था. अब 5वें शेल से वापस आना चाह रहे हैं, तो उसको इतनी दूर वाला एनर्जी रिलीज होगा, और वो एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ E is equal to H mu. ठीक है. और जो एनर्जी रिलीज होता है आपको हम पहले भी बता चुके हैं, जो भी एनर्जी रहता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेडिएशंस. बेटा ये पहचान होता है कि रेडिएशंस में चेंज हो रहे हैं. सो वी एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू से हियर हम आपको लिखेंगे यहाँ पर. ये नंबर 5 पर था. इलेक्ट्रॉन आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी, आफ्टर absorbing energy gets excited to higher energy state. higher energy state कोई भी हो सकता है, वो फिक्स नहीं है, डिपेंड करेगा उसको एनर्जी कितना मिला है. get excited to high energy state. What we said here, electron after absorbing energy gets excited to higher energy state, where energy state called excited state. Excited state. After few seconds, means 10 to the power minus 11 से लेके 10 power minus 13 seconds, it jumps back with the release of energy. With the release of energy in the form of radiation, ठीक है.
It jumps back with the release of energy in the form of radiations corresponding to particular form of radiations corresponding to particular frequency or wavelength. ये हर समय याद रखना 2 साल तक। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी स्टेट में जाता है तो वो क्या करता है, गिरेगा वो नीचे, उसको गिरना है। कितनी देर में गिरना है वो सोच लो, 10 to the power -11 से लेके 10 to the power -13 सेकेंड्स में उसको नीचे गिरना है। And while getting down, while coming back, it releases energy in the form of radiations corresponding to particular wavelength or frequency. ठीक है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात आएगी। तो यहाँ पर जैसे हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या मीन कर रहा है कि जो डेल्टा ई पर हम लोग जा रहे हैं, दिस डेल्टा ई इज एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड एनर्जी absorbed or released is equal to E higher minus E lower. Which is equal to H mu. Means आपका मेन क्या कहने का हुआ, डेल्टा E is equal to E higher minus E lower. एंड ये जो इसका मीनिंग क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड। ठीक है, तो हैंग कर रहे हैं। Released is going to be equal to E higher जो भी रहा, E higher minus E lower, एंड ये चेंज होगा आपका H mu में, मींस Hc by lambda। ठीक है, ये वैल्यू को सपोज करो कि हम आपसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में गया है। थोड़ा सा आप अभी बोलोगे तुम लोग सभी, n is equal to 1 and it has gone to fifth orbit। ये बताओ कि यदि फर्स्ट से फिफ्थ पे गया है कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, कैसे हम निकालेंगे ये वैल्यू। इफ आई से दैट इलेक्ट्रॉन हैज गॉन टू फिफ्थ ऑर्बिट, तो ये कैसे निकालने की कोशिश की जाएगी, एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। एंड क्या वैल्यू है फिफ्थ ऑर्बिट की, -1312 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1312 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, यदि तुम्हारे से पूछा जाएगा कि अच्छा बताओ तो ये जो एब्जॉर्ब हुआ है, देखो इंसान लोग इसको, साइंटिस्ट लोगों ने एब्जॉर्ब करते हुए देखा नहीं। जैसे चूल्हे पे आप कोई चीज चढ़ाते हो तो कंटेनर कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो दिखता नहीं है, दिखता महसूस कब होता है जब उससे हीट निकलना शुरू हो जाता है। आपको बहुत सारा चीज, यदि बर्तन गर्म हो जाएगा उसके बाद जो हीट वगैरह निकलना शुरू होता है, दैट इज गोइंग टू मेक यू फील कि नहीं रिलीज हो रहा है, वहां से एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो ये जब फर्स्ट से फिफ्थ पे गया होगा, इसका मतलब कितना इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, एब्जॉर्प्शन कितना हुआ होगा तुम सोच लो, ऐसे निकालेंगे। और तो कितना रेडिएशंस निकला से एब्जॉर्ब हुआ होगा, उसको यदि हमारे से पूछा जाएगा तो H म्यू बोलेंगे। H का मतलब हुआ 6.6 इंटू 10⁻34, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट जूल सेकेंड से इससे निकाला जाएगा। दूसरा, यदि क्वेश्चन ये आता है हाउ मच एनर्जी रिलीज्ड, क्वेश्चन इस तरह से आता है, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड। Energy is released when electron jumps, is released when electron jumps from 7th orbit
jumps from 7th orbit to 1st orbit, 7th orbit to 2nd orbit, not 1st, to 2nd orbit. ठीक है, तो ये कैसे हम निकालेंगे अब बताओ? इन हाइड्रोजन एटम की बात करता है, तो हम कैसे करेंगे फिर? सीधे सीधे डेल्टा E इज इक्वल टू E7 माइनस E2. आप अभी हैंग करता हुआ दिख रहे हैं, अभी लैग करता हुआ, बीच बीच में लैग करता हुआ दिखते हैं. -1312 divided by 49 minus -1312 divided by 4. This is your delta E. ये देख लो, इससे निकालेंगे हम लोग. एंड आंसर आपका किलोजूल पर मोल में आना चाहिए. ये वैल्यू जब भी उठाओगे तो ध्यान रखना है कि इट हैज टू बी इन किलोजूल पर मोल. कोई परेशानी नहीं इसमें. अब आगे एक चीज और सुन लीजिए. दिस इज गिवन हियर. ये बात हम लोग को समझ में आ गई. यदि इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा हाउ मच ऑफ रेडिएशन इज रिलीज्ड, रेडिएशंस ऑफ हाउ मच फ्रीक्वेंसी, रेडिएशंस विथ फ्रीक्वेंसी आपसे यदि पूछ देता है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की बात करेगा, तो ये फ्रीक्वेंसी की जब बात करेगा यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू. दिस इज एच सी बाय लैम्डा. या वेवलेंथ ही पूछ दिया जाए आपसे कि ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है, वो उससे कितना रेडिएशंस, वेव जो बना उसका वेवलेंथ क्या होगा, तो आप डेल्टा E जो निकालिएगा उससे या तो फ्रीक्वेंसी निकालने पूछेगा या वेवलेंथ पूछ सकता है. द C इज 3 into 10 to the power 8 meter per second. ये होना चाहिए. सही है. इसके बाद आइए, इसी चीज को सपोर्ट एक और साइंटिस्ट ने किया, सेम चीज को. रेडबर्ग साइंटिस्ट. यस बोलिए. हाँ When whatever energy is released is always equals to energy absorbed. हाँ, जितना एनर्जी उसको ऊपर जाने में लगा होगा उतनी ही एनर्जी रिलीज होगा when it's coming back. Suppose it's gaining from first orbit, it depends upon, because energy absorbed and energy released, how do we calculate? Higher energy state minus lower energy state. ठीक है, तो सेम ही होगा ना. यदि कोई फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ पे गया, तो जितनी एनर्जी फर्स्ट से फिफ्थ पे गया जाने में लगा, वापस यदि उसी शेल पे आ, तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि दोनों केस में तो आप वैसे ही निकाल रहे हो. वैल्यू उसका तो थ्योरेटिकल वैल्यू है E5 माइनस E1. आप तो वही निकाल रहे हो ना. फर्स्ट से फिफ्थ पे गया, फिफ्थ से फिर फर्स्ट पे आया, तो यदि 20 किलो जूल लेकर ऊपर गया था तो 20 किलो जूल रिलीज करेगा वापस आने के लिए. अमाउंट तो सेम रहेगा ना, बिकॉज इट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस वैल्यू. इज इट ओके? नाउ दिस इज गोइंग टू बी सपोर्टेड बाय रेडबर्ग फॉर्मूला. एक रेडबर्ग साइंटिस्ट ने इसको सपोर्ट किया. उनका कहना था ये जितने भी वेव्स हैं, ये जो वेव्स निकल करके आते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह एब्जॉर्ब होता है या जंप करता है, तो इसमें कितने सारे, यहां से यहां तक को वेव्स कहते हैं. यहां से यहां तक आपको पता है कि वेव्स कैसे होगा, यहां से यहां तक वेव कहलाता है. तो इन्होंने फॉर्मूला दिया कि वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर बार को वेव नंबर बोलते हैं, which is called 1 by lambda. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 109,677. इसका यूनिट है पर सेंटीमीटर. दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट. दिस वैल्यू इज रेडबर्ग कांस्टेंट अपॉन, ये ब्रैकेट में 1 अपॉन n लोअर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n हायर स्क्वायर. समझने की कोशिश करो क्या है कि आपका जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उस समय जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ या रिलीज हुआ, ठीक है, इट वाज गिवन बाय रेडबर्ग फॉर्मूला आल्सो. व्हाट ही सेड कि यदि आपका इलेक्ट्रॉन 5th और 7th ऑर्बिट से
सेकंड पर जा रहा है, सेकंड ऑर्बिट पे जाता है, ठीक है। तो कितना कितना यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुआ है, या फिर जो रेडिएशंस हैं, जो रेडिएशंस रिलीज हो रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है या वेवलेंथ कितना है, ये डिस्टेंस कितना है। बिकॉज वॉट एवर एनर्जी रिलीज दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू रेडिएशंस, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो रेडिएशंस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम वेवलेंथ बोल रहे हैं। ये वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, ये जानने के लिए रिडबर्ग का फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। तो 7 से सेकंड आने में हम कैसे यूज करेंगे, 1/λ is equal to 109,677, ठीक है, अंदर 1/7 square 49 minus 1/4, ठीक है, दिख रहा है ये चीज। तो ये जो भी यूनिट आएगा आपका, लैम्डा तो वेवलेंथ सेंटीमीटर में मेजर होगा क्योंकि ये पर सेंटीमीटर है। ये एक चीज गलती हो गई है, एक चीज गलती हो गई है, लोअर है ना यहाँ पर आपका, ये लोअर मतलब जिसकी एनर्जी कम होती है, 1/4 minus 49 होना चाहिए, ठीक है। 1/4 लोअर से कहने का मतलब होता है जिसकी एनर्जी कम है, सो 1/4 minus 1/49 होगा। दूसरा हम लोग जा रहे हैं, सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है 5th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में, हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे जरा ये बताओ, आप लोग सब लोग खुद बोलिए, विच फॉर्मूला वी शुड यूज, वेवलेंथ क्या होगा 5th से 3rd पे आ रहा है, तो जल्दी बोलो, सब लोग एक साथ बोल जाइए, 1/λ, अरे बाबा बोलो, is equal to और लोग भी वॉइस जो बोलिए, 109,677 ब्रैकेट के अंदर क्या रखें, 1/3 minus 1/5, yes, 3 square that is 9 1/25 minus 1/20। 1/25 देखो सामने आपको लिख करके हम काटे हैं, ध्यान रखिएगा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एन लोअर, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एन लोअर, एन लोअर का मतलब होता है फाइनल, और कहीं कहीं पे जानते हो बुक में इनिशियल एंड फाइनल लिखा रहता है, तो वहां पर थोड़े से सबको कंफ्यूजन हो जाता है कि दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। नहीं, कैसे हम लोगों को पढ़ना है उस चीज में, जिसके एनर्जी ज्यादा होंगे, जिसके एनर्जी कम होंगे, ये ध्यान देना है, किसकी एनर्जी लोअर, एन लोअर स्टैंड्स फॉर व्हाट, जिसकी एनर्जी कम है, जिस ऑर्बिट की एनर्जी कम है, ये ध्यान रखना, मिस्टर हिंदी में लिख रहे हैं इसको, ये बहुत एरर होता है, जिस ऑर्बिट की एनर्जी कम है, ठीक है। n lower minus n higher, we are saying 1/3 square minus 1/5 square, this is the value। तो ये हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया कि एनर्जी इज रिलीज और एनर्जी इज एब्सॉर्ब, उसके पीछे क्या रीजन होगा, क्या वैल्यू होगा, ये सारा चीज हम लोग को क्लियर है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। अब देखो एक चीज, इसी चीज के बारे में बताते हुए इन्होंने बताया, वो साइंटिस्ट ने बताया कि एनर्जी इज रिलीज, राइट, विच इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेवलेंथ, वी आर सेइंग वेवलेंथ यानी रेडिएशंस का वेवलेंथ है, उसमें आराम से कन्वर्ट हो सकता है। इसी पर बेस्ड करके उन्होंने हम लोगों से बात किया कि वी कैन डिफाइन स्पेक्ट्रम, वी कैन डिफाइन स्पेक्ट्रम, लेकिन स्पेक्ट्रम वाली चीज तो हम लोग उठाएंगे, इसके पहले हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो फॉर्मूला आपको हम दिए हैं अभी, इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से। यहां देखिए, क्वेश्चन है आपका, वहां पर देख, अपने बुक का देखोगे यदि, तो उस समय क्वेश्चंस आपका जाएगा, क्वेश्चन नंबर दिस इज सेकंड चैप्टर, नो, सेकंड चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर आपका जा रहे हैं मिस्टेक इन बुक, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2.56 होगा आपका।
2.56। बहुत क्वेश्चंस हैं इस पर बेस्ड, लेकिन स्पेक्ट्रम के साथ है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एमिशन ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम, देखो क्या कहता है 2.56 में, कैलकुलेट वेवलेंथ आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं फॉर द एमिशन ट्रांजिशन, मतलब एमिशन ट्रांजिशंस का मतलब होता है एनर्जी रिलीज हो रहा है। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑर्बिट हैविंग रेडियस 1.3295, कहता है कि एक रेडियस ऐसा ऑर्बिट से स्टार्ट हो रहे हैं जिसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से 1.3225 नैनोमीटर है, एंड एंड कर रहे हैं उस वाले ऑर्बिट पर जिसका रेडियस है 211.6 पिकोमीटर। तुमको यूनिट से ही परेशान कर देगा यहाँ पर। नहीं, आगे यहाँ पर आपसे बात कर रहा है, यहाँ तो सीरीज की बात कर दिया है, आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये देखो कैसे, कितना स्मार्टली हम पूरे क्वेश्चंस नहीं उठाए, जितना पढ़ाए उससे उठा ले रहे हैं अभी आपको। कहता है कि आप वेवलेंथ निकालो जब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में, जो कि डिस्टेंस आपका कितना है 1.3225 नैनोमीटर है, से आया है उस रेडियस पर जहां पर 211.6 पिकोमीटर है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, तुम इसको एक्सप्रेस कर दो मीटर में। पहले 1.3225 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, यहाँ पर 211.6 इंटू 10⁻12 मीटर। इस दोनों में छोटा कौन सा है ये बता दो जरा सा, इसको देख के बताइए। विच इज स्मॉलर, विच इज स्मॉलर, फर्स्ट वाला ये वाला स्मॉलर है या ये वाला स्मॉलर है, 1 या 2, विच इज स्मॉलर? इस वैल्यू को देख के बताओ जल्दी से। विच वैल्यू इज लेस, विच वैल्यू इज मोर? बेटा बोलिए। विच इज लेस? 2। सब लोग को एक साथ बोलना चाहिए ना बेटा। दिस इज 10⁻9, 10⁻12। नेचुरली 0.000 करते हुए चला जाएगा। 10⁻9 से छोटा होता है 10⁻12। दिस इज छोटा, मतलब कि ये न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा, ये दूर है। समझ आ रही है बात? आपको रेडियस के हिसाब से सबका ये निकाल लो वैल्यू। रेडियस निकालने का क्या था, ऑर्बिट का नंबर निकाल सकते हो। रेडियस इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर था या नहीं? यदि हाइड्रोजन एटम है तो हम Z लेकर के चलेंगे, इंटू 10⁻10 मीटर था, ध्यान होगा। इसका दूसरे का 211.6 इंटू 10⁻12, सॉरी, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 0.529, ये वाला जो है n स्क्वायर, इस केस में ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, इंटू 10⁻10 मीटर। ये वैल्यू इतना है 1.333225 इंटू 10⁻9। दिस इज योर 211.6 इंटू 10⁻12। ये चीज तो ध्यान आ रहा है कि n स्क्वायर आपको निकालना है। ये बेटा दिख रहा है आपको, n निकालिएगा तब तो लैम्डा निकाल पाएंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। 1/λ इज इक्वल टू 109,677, अंदर में 1/NL स्क्वायर लोअर वाला माइनस 1/n हायर स्क्वायर। तो स्क्वायर का वैल्यू हम लोग नहीं हटाएंगे, थोड़े से ध्यान से देखना जरा सा। स्क्वायर की वैल्यू हम लोग नहीं हटाएंगे। हमारा लोअर वाला कौन हुआ, किसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी कम है। इस वाले का दिख रहा है आपको, रेडियस कम है, तो इससे जो वैल्यू निकालोगे, इस वाले से जो वैल्यू आपका निकलेगा वो हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर। यानी कि ध्यान से यदि देखा जाए तो 1/λ इज इक्वल टू 109,677। ठीक है, अंदर में ये वैल्यू कैसे निकालिएगा, 211 1/, इसकी जगह पे 211.6 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय 0.529। समझ आ रही है बात? 211
0.6, ये 10 to the power minus 12 है ये, divided by 0.529 into 10 to the power minus 10 into 10 to the power minus 10 minus 1 upon ये value 1.3225 into 10 to the power minus 9 divided by 0.529 0.529 इसके नीचे कर सकते हैं हम लोग, फाइव टू नाइन इंटू 10 to the power minus 10. इसको सॉल्व करना होगा, लंबा कैलकुलेशन जाएगा. फिर से एक बार आपको हम दिखा दें. आपका जो Rn था पहला, और इससे जो वैल्यू हम निकाले थे n², ये वैल्यू हम लोग ऑर्बिट वहां पुट करना है. तो रेडियस अपॉन 0.529 करते हुए हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ. कैन वी डू इट और नॉट? और थोड़ा सा देख लो एचएस कि कैलकुलेशन आपके लंबे जाएंगे, कैलकुलेशन विल बी लिटिल लॉन्गर. लेकिन जैसे इसको अलग से सॉल्व कर लिए, इसको अलग से सॉल्व कर लिए, और कैलकुलेशन से भागोगे, आपको पूरा फिजिकल केमिस्ट्री अफेक्टेड होगा. यहां तक आप समझ लिए, ये हमारा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट था. लेकिन ये वाला अपना जो छोटे से मैथ्स पढ़ते हुए आ रहे हो, उसको कैलकुलेशन करके रखना होगा. इसमें बस हम एक चीज सजेस्ट करेंगे कि इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए अलग से, पहले इसका कर लीजिए, देन यू ट्राई टू गेट 1 by लैम्डा. एक बार लैम्डा आ जाएगा तो फिर उसको इन्वर्स कर लोगे तो लैम्डा यू विल बी एबल टू कैलकुलेट. इस तरह से देखना होगा आपको. क्लियर है? जल्दी बोलो, ये क्लियर है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैलकुलेशन देखो, अभी जैसे यस बोल रहे हो, हमको पता है कि बहुतों को कैलकुलेशन में परेशानी होगी, लेकिन आपका काम है कैलकुलेशन में थोड़े से स्मार्ट होना होगा. इनिशियली हो सकता है कैलकुलेटर यूज करो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको करना होगा, जानते हो, उसके बिना. और यही एक चैप्टर नहीं है, आगे के भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें कि आपको कैलकुलेशन की मार पड़ेगी, उसकी जरूरत हो जाती है. ये बात को ध्यान रखना है. अब आ जाइए, कैलकुलेट भी कर लिया. So you got n1 is equal to 5 and n2 is equal to 2. Ishita, that's good. Good. इसने कैलकुलेट भी किया 1 by lambda. That's correct. अब एक क्वेश्चन उठाते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2.34 है. ये क्या बोल रहा है तुम्हारे से? कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस. कहता है कि कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी, कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम. For the hydrogen atom in the ground state. State having energy minus 2.18 into 10 to the power minus 18 जूल्स पर एटम. देखो यूनिट चेंज हो गया बेटा, देख लो आप सब लोग. ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी इन्होंने -1312 नहीं दिखाया, -2.18 यूनिट चेंज हुआ. दैट वाज किलो जूल पर मोल. यहाँ यूनिट चेंज हुआ है, जूल्स पर एटम है, ध्यान रखिएगा. दिस इज जूल्स पर एटम. तो ऐसे केस में क्या होगा, इस तरह के केसेस में क्या होता है कि व्हेन E is equal to -2.18 into -18 जूल्स पर एटम, उसी के हिसाब से आपको बात करनी होगी. ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि सपोज करो कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट
टू, जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी चाहिए कि उसको रिमूव करके फेंक दिया जाए स्पेस में, जैसे इजेक्ट आउट होता है स्पेस के लिए, वैसे ही यहाँ पर बात होगी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू थ्रो दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डाउन स्टेट टू मींस स्पेस बोलोगे, या उससे निकाल लिया जाए। इलेक्ट्रॉन को यदि निकाल लिया जाए एटम से, तो निकालने का मतलब होता है कि उसको इन्फिनिटी पे ले जाया गया। इलेक्ट्रॉन इज रिमूव टू, इफ यू आर सेइंग आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब होता है कि एनर्जी चाहिए, amount of energy supplied from outside, so that electron can move from this first state, this first वाला state से infinity पर। ठीक है, infinity का मतलब होता है कि इस एटम से बाहर निकाल दिया गया। तो जब भी आपसे आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा जाता है, इसका मतलब कि एटम से बाहर निकाल दिया गया, एटम के ऑर्बिट से बाहर निकाल दिया गया। तो बाहर निकाल दिया गया इसका मतलब वो इन्फिनिटी पर पहुंचा है। तो आपको ये वैल्यू जब भी निकालना होगा कि हाउ मच ऑफ एनर्जी इज नीडेड, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कितना एनर्जी सप्लाई किया गया होगा। तो आपका फॉर्मूला क्या जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू E इंफिनिटी माइनस E1, ये ग्राउंड स्टेट हुआ, E इंफिनिटी माइनस E1। E इंफिनिटी में हम लोग क्या डालेंगे, कौन सा वैल्यू जाएगा, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी स्क्वायर। और ये जान लो डिवाइडेड बाय इंफिनिटी रहता है, वो वैल्यू 0 होता है, दैट वैल्यू इज 0, -2.18 इंटू 10 पावर -18 डिवाइडेड बाय 1। समझ रहे हो? तो ये वैल्यू आपका कैलकुलेटेड वैल्यू, किसी से भी डिवाइड करोगे इंफिनिटी से ना, कैलकुलेटेड वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। दिस इज 0 माइनस, ये आपका हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस 2.18 into 10 to the power -18 जूल्स। हाँ, लेकिन ये हो गया हाइड्रोजन के लिए, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आपके एक्सरसाइज में हम हाइड्रोजन एटम के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ दिए थे, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो हीलियम के कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है। इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन दे हैव गिवन फॉर हीलियम, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इतना पूछा है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर Z होता है 2। तो जब आप सॉल्व करने लगेगा यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए, तब आपके वैल्यू क्या हो जाएंगे, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल्स, माइनस 2.18 इंटू 10 पावर -18। याद है, इसके साथ हम लोग Z स्क्वायर लगाते थे, Z स्क्वायर भी लगता है, यदि हाइड्रोजन के अलावा हो जाएगा तो दैट इज गोइंग टू बी विद Z स्क्वायर। तब आपका एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, -2.18 इंटू 10 पावर -18 Z स्क्वायर, और नीचे आपका क्या रहेगा 1। तो ये वैल्यू आपको हम बताए थे कि इंफिनिटी स्क्वायर होगा, इंफिनिटी स्क्वायर इसका वैल्यू तो 0 हो गया, 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2.18 इंटू 10 पावर -18 Z यहाँ पर into 4 by 1. So this value is going to be plus 2.18 into 10 to the power -18 into 4. कितना जाएगा, 8.72 into 10 to the power -18 joules. This is the answer. ठीक है, ये आंसर जाएगा 8.72 into 10 to the power -18। कैसे क्या किए, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। कोई परेशानी इसमें, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, कोई परेशानी इसमें है? नो प्रॉब्लम मैम। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसमें कुछ और देखो, ये जब स्पेक्ट्रम करेंगे ना बेटा, तो उसमें और कैलकुलेशन आएगा वहां पर। दिस इज गोइंग टू बी लाइक देयर विल बी मोर एंड मोर कैलकुलेशन। एक चीज करते हैं, और एक लास्ट क्वेश्चन एक उठाते हैं, ठीक है? ये हम एक्सरसाइज क्वेश्चन ही आपको उठा रहे हैं, और कुछ क्योंकि स्पेक्ट्रम हम बताए नहीं है, तो थोड़ा सा अपनी तरफ से हम चेंज भी कर रहे हैं, जिससे कि आपकी पहले इजी वाली प्रैक्टिस हो जाए। This resembles question number 2.33. What transition
ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंज करके अपनी तरफ से ले रहे हैं. व्हाट ट्रांजिशन टेक्स प्लेस which shows same wavelength when electron jumps from fourth orbit to second orbit. When electron jumps from fourth orbit to second orbit. In helium ion, when electron jumps from fourth orbit to second orbit. Jumps from n is equal to 4 to n is equal to 2 of helium ion spectrum. Of helium ion spectrum नहीं बोलेंगे, of helium ion, यानी कि एटॉमिक नंबर सोच लो कितना होगा. टेक प्लेस या फिर से क्वेश्चन देख लीजिए. व्हाट ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन हाइड्रोजन which shows transition with same wavelength when electron jumps from fourth orbit to second orbit of helium ion. अब यहाँ देखना क्या मीन क्या करता है वो सुनो. कहता है कि हीलियम में जो वेवलेंथ निकला जब इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर रहे हैं, कहां से कहां, फोर्थ से सेकंड. तो फोर्थ से सेकंड कर रहे हैं, यानी कि हमारा फॉर्मूला तो यही होगा 1/4 माइनस 1/16. लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका z स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी होगा. 109677 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा किससे, z स्क्वायर से. z स्क्वायर मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम. कहते हैं सेम वेवलेंथ होगा हाइड्रोजन में भी, लेकिन हाइड्रोजन में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा. हीलियम में तो फोर्थ से सेकंड पे हुआ, हीलियम में चौथा से सेकंड पर हुआ है, लेकिन ये इसमें हाइड्रोजन में उस समय कौन सा ट्रांजिशन होता हुआ नजर आएगा, ये हमारे से पूछ रहा है. तो हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम यहां से वेवलेंथ निकालें. दोनों का वेवलेंथ सेम हो गया, दोनों का वेवलेंथ सेम है. इसका मतलब कि जो हाइड्रोजन का स्टोरी है, ये दोनों हाइड्रोजन एंड हीलियम का बराबर बता रहा है. हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, 109,677 इंटू 1, क्योंकि z स्क्वायर 1 होगा हाइड्रोजन के लिए, रिडबर्ग फॉर्मूला, इज इक्वल टू दोनों को इक्वेट कीजिएगा. This is 109,677 into 1 upon n lower square minus 1 upon n higher square, ये हाइड्रोजन का है, is equal to हीलियम का 109,677 into z स्क्वायर की बात जब करते हैं 2 स्क्वायर दैट इज 4, ब्रैकेट के अंदर 1 upon 4 minus 1 upon 16. ये बताओ कि ये क्या क्या चीज कैंसिल हो सकता है आराम से. यहाँ पर जब सॉल्व करते रहेंगे, ये आपको निकालना है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हो, समझ रहे हो. और इसमें जो भी वैल्यू आएगा आपको रिलेट करके बताना है. सपोज इसको जब सॉल्व करते रहिएगा ना, तो ये आपका करीब करीब आएगा कुछ इस तरह से, 1 upon n lower square minus 1 upon n higher square is equal to 3/4. बेटा ये आएगा वैल्यू. इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, काट छाट करके सॉल्व कीजिएगा, तो ये एक्सप्रेशन आएगा. समझ पा रहे हो, दिस एक्सप्रेशन विल कम ओवर देयर. अब थोड़े से अपने दिमाग लगाइए कि हम ऐसा क्या करें जो क्या हुआ होगा जो 3/4 वैल्यू आएगा. ये 3/4 वैल्यू आया होगा,
यानी कि इसमें जब भी इसको हमको सॉल्व करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करनी होगी ये बताओ जरा सा। जैसे कि नीचे 4 आ जाए, एलसीएम हम लोग को निकालना होता है ना, तो ये यहाँ पर लोअर इनटू हायर क्या कर सकते हैं जरा बताना, व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू। जैसे 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। 9 और 4 है तो नीचे एलसीएम लेते हैं ना। यस मैम। कुछ आइडिया दो क्या कर सकते हैं ये बताओ। एन लोअर इनटू एन, 1 and 2. इसका उसके बाद क्या कर सकते हैं जिससे कि आपको पता चले कि ये एन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होना चाहिए, ये बताओ। फर्स्ट एंड सेकंड क्या होना चाहिए, कैसे पता चलेगा, Higher. कुछ आइडिया दो कि दैट शुड बी। एक बात बताओ, इसका स्क्वायर थोड़े कॉमन सेंस हम लोग लगाएंगे। एलसीएम आपका दिस का स्क्वायर इनटू एन हायर स्क्वायर, एन हायर स्क्वायर माइनस एन लोअर स्क्वायर ऊपर की तरफ आएगा। तो हम ऐसा क्या करें, इसको ये दोनों का वैल्यू क्या हो जो नीचे 4 हो। एक ऑर्बिट का 4 कैसे हो सकता है, या तो 2 इंटू 2 हो, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 तब से 16 हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए दोनों ऑर्बिट का, यदि हम एक को 2 लें, यदि वन ऑर्बिट इज टेकन एज 2, सेकेंड ऑर्बिट इज टेकन एज 1, तो 2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर 4 होगा ना बेटा। ये 4 यहाँ पर है कि इसको 4 कैसे आ सकता है नीचे, लॉजिक लगाना है यहाँ पर। यहाँ कुछ सॉल्व नहीं करना है हमको अपने से जो हमारा मैथमेटिकल सेंस है कि नीचे एलसीएम का इसका मल्टीप्लिकेशन 4 आना चाहिए। तो एक ऑर्बिट हमारा 2 रहेगा और दूसरा ऑर्बिट 1 रहेगा, तभी पॉसिबल है कि 4 हो सके। समझ आ रही है बात। यदि हम Yes, इसको ma'am. Yes, ma'am. इस एन हायर वाले को 4 रखें, 2 रखें, एन हायर वाले को 2 रखें, एन लोअर वाले को 1 रखेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 2 ज़ा 4 इंटू 1 1 तो 4 आएगा, और एन हायर ऊपर में है 4 माइनस 1 स्क्वायर, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 3। दिस इज द आंसर। तो आपका क्या आंसर होगा, एन लोअर इज इक्वल टू 1, एन हायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये जितने क्वेश्चंस हैं उतने क्वेश्चंस आपके कम से कम अच्छे से सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली, इसको सॉल्व कीजिएगा। हम लोग फिर एंड करेंगे अनसॉल्व करके कैलकुलेशन। 2 काम बेटा करोगे आप सब लोग। 2 काम कौन कौन सा बोल रहे हैं करने के लिए। एक तो सबसे पहले सबसे पहला काम करोगे